माँ, मैं तेरी परछाई हूँ। रेणुका बेटा, तुम्हारी माँ को दवाई देने का वक्त हो गया है। दवाई दी या नहीं? हाँ मम्मी जी, अभी देती हूँ। अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, घर के काम थोड़े बाद में कर लिया करो, पहले समदन जी का ख्याल रखना जरूरी है। जैसे ही सविता जी ने अपनी बहू रेणुका को आवाज़ दी, वो जल्दी से कमरे में गई और पलंग पर सोई हुई माँ को उसने हाथ का सहारा लगाकर उठाया और अपनी गोद में उनका सिर रखकर फिर उनका मुंह खोला और उन्हें दवाई दी। उसके बाद रोज़ की तरह माँ से बातें करने लगी। रेणुका बोली, पता है माँ, आज साहिल सुबह ऑफिस के लिए घर से जल्दी निकल गई। उनके किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी उनकी। मुझे कह कर गए थे, रेणु आज मेरी तरफ से माँ से माफ़ी मांग लेना। आज उनसे बिना बात किए हुए ही जा रहा हूँ। माँ, मुझे तो समझ नहीं आता, लोग कैसे अपनी बेटी को कोख में ही मार देते हैं। अपने अंश को अपने से अलग करना कितना कठिन होता होगा ना। अब तुम सोच रही हो ना, ये रेणु आज ऐसी बातें क्यों कर रही है। माँ, पड़ोस में जो शर्मा आंटी है ना, अरे वही जिनके बेटे अमन की शादी पिछले साल हुई थी। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और जब उन्होंने बच्चे का लिंग परीक्षण करवाया तो बेटी होने पर उन्हें गर्भ में ही मारने का फैसला ले लिया। और आज पता चला कि शर्मा आंटी ने बहू का गर्भपात करवा दिया। माँ, एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। आज तक तो सुनती आई हूँ, लेकिन अब तो अपनी आँखों से देख भी रही हूँ। सच में माँ, मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए थे जो तुमने इतनी मुश्किलों के बाद मुझे पैदा किया, वरना मेरे जैसे अभागन को तो पिता ने कोख में ही मार दिया होता। मैं लड़की थी, इसलिए ही तो पैदा होते ही तुझे मेरे साथ अकेले ही सफ़र में छोड़ दिया। ये तो माँ तो ही थी जिसने मुझे इस समाज से लड़कर भी अच्छी परवरिश दी। माँ, मैंने कभी पिता को नहीं देखा, लेकिन तुझ में मैंने माँ और पिता दोनों का प्यार महसूस किया है। मेरे लिए तो तू ही मेरी ज़िंदगी है माँ। एक तू ही तो थी जो मेरी हर बात बिना कहे समझ जाती थी। तो आज मैं कैसे तेरे मन की पीड़ा को नहीं समझूंगी। माँ, तेरा और मेरा रिश्ता तो उसी दिन जुड़ गया था जब मैं तेरी कोख में आई थी। तो फिर तू ही बता, कैसे मैं जीवन के इस मोड़ पर तुझे अकेला छोड़ दूँ, जब तुझे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। माँ, मैं तो तेरी परछाई हूँ और परछाई तो कभी साथ नहीं छोड़ सकती ना। वो तो तेरा जीवन भर साथ निभाएगी। जहाँ तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊँगी। माँ, तो क्या हुआ, आज तू कुछ बोल नहीं सकती? मैं तेरे बिना बोले ही तेरी मन को पढ़ सकती हूँ। जैसे बचपन में तू समझ जाती थी कि रेणुका की आंखों में आंसू थे। दूसरी तरफ पलंग पर एक बेजान शरीर को लिए लेटी हुई आबाजी भी कुछ कहना चाहती थी, मानो कह रही थी कि तूने जन्म देने का मेरा फैसला कभी गलत हो ही नहीं सकता था। आखिर कैसे मार देती मैं तुम्हें कोख में। मेरा अपना अंश थी तुम मेरा समर्पण और उन सबसे भी बड़ा, हाँ, मुझे पूर्ण करने वाली तुम ही तो थी। रेणुका सोच रही थी कि काश सब पहले की तरह ही ठीक हो जाए, एक बार फिर से अपनी माँ की आवाज़ सुन पाए और फिर से ही उनकी गोद में सिर रखकर सुकून भरी नींद ले पाए। लेकिन पता नहीं कब वो दिन आएगा। पूरे 3 साल हो गए थे आबा जी को कोमा में गए हुए। उस भयानक एक्सीडेंट में आबाजी तो बच गई, लेकिन सिर्फ उनका शरीर ही बचा था।
वो भी एक बेजान लाश की तरह। उन्हें संभालने वाला भी कोई नहीं था। बिल्कुल अकेली थी वो। और रेणुका भी रोज उनसे मिलने नहीं जा सकती थी। बहुत परेशान थी। वो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। पिता को तो उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ये तो उसकी माँ आबाजी का ही त्याग और समर्पण था जो उन्हें साहिल जैसा पति और सविता जैसी सुलझी हुई सास मिली थी। रेणुका की परेशानी को सविता ने भांप लिया था और उन्हें रेणुका की परेशानी को समझते हुए उन्हें आबाजी को अपने साथ रखने के लिए कहा। एक बार तो रेणुका को विश्वास नहीं हुआ कि एक सास कैसे इतनी नरम दिल की हो सकती है, जो बहू की माँ को अपने घर में रखने को तैयार हो जाए। किंतु जब उसने सविता जी के मुंह से ये बात सुनी कि बेटा माँ और बेटी का रिश्ता क्या होता है, मैं भी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आखिर मैं भी तो एक बेटी हूँ। आज सास बन गई हूँ, लेकिन माँ बेटी के रिश्ते की अहमियत को नहीं भूली हूँ। जीवनदायिनी के लिए अगर कुछ करने का मौका मिले तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। तुम्हारा रिश्ता हमसे पहले तो आबाजी से है। उन्होंने जिन्हें तुम्हें जन्म दिया है। आज तुम्हारा ये अस्तित्व आबाजी की वजह से ही तो है और ये तुम्हारा हक है कि तुम अपना फर्ज निभाओ। मैं और साहिल तुम्हें कैसे रोक सकते हैं। बहू बन जाने का मतलब ये तो नहीं कि अब माँ के लिए तुम उनकी बेटी नहीं हो। एक बेटी की भी तो अपनी भावनाएं होती हैं। हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं। अपनी सास के मुंह से ये सुनकर रेणुका के मन में उनके लिए आदर और बढ़ गया था। सविता जी और साहिल ने इन 3 सालों में कभी रेणुका को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि आशा जी उनके लिए कोई मुसीबत है। बल्कि साहिल तो दामाद ना हो बनकर एक बेटे की तरह ही उनकी देखभाल करता था। उन दोनों के साथ की वजह से ही तो आज भी रेणुका अपना फर्ज निभा रही थी। लोग बेटों के लिए तरसते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि बेटा और बेटी दोनों ही उनका ही अंश होते हैं। अगर भावनाएं दिल से जुड़ी होंगी तो दोनों ही अपना फर्ज निभाएंगे। अगर मन नहीं होता तो दोनों ही मुंह फेर लेंगे। रेणुका ने बचपन में अपने साथ माँ को खड़े पाया था, तो आज वो कैसे उनसे मुंह फेर सकती थी। आज भी उनके मन में एक ही तरह उनसे बात करेगी। और ये सविता जी की समझ से ही तो ये संभव हो पाया कि रेणुका माँ जीने का अधिकार दे। मुझे देखना है, हर फर्ज अपना मैं निभाऊंगी। तेरी परछाई बनकर हमेशा तेरे साथ खड़ी हो जाऊंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं साथ तेरा, बुढ़ापे की लाठी बन जाऊंगी। लड़का ही नहीं होता सब कुछ, ये सबक सबको सिखाऊंगी। हर मुसीबत में मैं तेरे हमसफर बन जाऊंगी। एक बेटी और बहू दोनों का फर्ज बखूबी निभा रही थी। आज तक जो माँ परछाई बनकर हर कदम पर उसका साथ देती आई थी, उसके हर दुख और तकलीफ से हुई पीड़ा को वो अपनी ममता से कम करने का प्रयत्न करती थी। आज उस माँ की बेटी अपनी माँ की परछाई बनकर अपना कर्तव्य निभा रही थी। सच ही तो कहते हैं कि धन्यवाद। अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।